गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस पाथ एकेडमी। सक्सेस पाथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी हिंदी व्याकरण का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा। किसी भी क्लास में अगर हिंदी की पढ़ाई होती है, हिंदी उसमें व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के अंदर प्रथम अध्याय जो होता है वो ये होता है भाषा, जिसको इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कोई भी हिंदी व्याकरण या इंग्लिश लैंग्वेज का भी व्याकरण, अगर ग्रामर आप पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है भाषा से होती है, लैंग्वेज से। मतलब फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो हम लोग शुरू करते हैं भाषा से। आगे हम लोग वर्ण, अल्फाबेट ये सब पढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अक्सर विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ता है। तो इसको पढ़ना और इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना लैंग्वेज और भाषा को समझे हुए हम लोग हिंदी व्याकरण को या किसी भी ग्रामर को ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए आज हम लोग हिंदी, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, और हिंदी के अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पहला अध्याय है भाषा, आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या है और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। हमारे देश में बहुत सारी हम लोग इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारी भाषा यहाँ बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं। उनमें क्या अंतर है, कौन सा हमारा राष्ट्रीय भाषा है, कौन सा मातृभाषा है, और भाषा की जरूरत क्यों पड़ी है, भाषा का मतलब लाभ क्या है, भाषा का निर्माण और भाषा का क्रमगत विकास जो है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी चीजों का जो है आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक बात आप सबको बता दें कि ये फर्स्ट क्लास है चूंकि लैंग्वेज का, तो इसलिए हम मतलब कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात करेंगे, मतलब आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से समझ पाए। लिखने का कोशिश आज हम लोग कम करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसका पीडीएफ नोट्स और मतलब इसको लिख कर विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक जो है इस चैप्टर का पृष्ठभूमि रूपरेखा तैयार करेंगे, इसका बैकग्राउंड को समझेंगे कि भाषा से हिंदी व्याकरण क्यों शुरू होता है, भाषा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। तो देखिए, भाषा के बारे में डिफिनीशन कहा गया, एक बात ऐसा कहा जाता है कि भाव विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। भाव विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। मतलब भाषा क्या है, भाषा क्या है कि भाव विचार का ज्ञान कराता है। मतलब हम अपने भाव को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को किसी के सामने अगर प्रकट करना चाहते हैं तो भाषा एक साधन का काम करता है, भाषा एक माध्यम का काम करता है। मतलब हम अपनी भावनाओं को अगर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भाषा माध्यम बना है। इस मतलब अभी हम बोल किस भाषा में रहे हैं, हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को, विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भाषा वही है। अगर हम इंग्लिश में बोलते तो इंग्लिश भी एक भाषा हो जाती, और इंग्लिश में हम अगर अपनी भावनाओं और विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करते तो वो भी एक लैंग्वेज है। तो इस तरह दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हर देश का अपना एक लैंग्वेज है, और देश के अंदर, राज्य में, प्रांत में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, उसमें अलग अलग भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है मनुष्यों के विकास के लिए, हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपने विचार को, भावनाओं को, अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट कर पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये भाषा होता है। तो भाषा के डिफिनीशन में अगर कोई पूछे कि भाषा की परिभाषा दो, भाषा क्या है, तो उसमें ये बोलना होगा कि भाषा वो माध्यम है जिसके भाषा वो मतलब वो माध्यम है, वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह लोग याद करता है कि भाव विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। कि जो भाव विचार का ज्ञान कराता है वो माध्यम, वो साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि भाषा क्या है, भाषा एक साधन है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावनाओं को, अपने विचारों को
दूसरे के सामने प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। मतलब भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से, जिस माध्यम की सहायता से जो है हम लोग अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो याद रहेगा, इसको ध्यान से समझना है। अभी इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग कि भाषा में राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इसको अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। तो भाषा आप लोगों को समझ में आ गया कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करते हैं, किसी के समक्ष अपनी भावना और विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अब भाषा के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। तो भाषा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। भाषा को मुख्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक को कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। एक कहलाता है मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। क्या होता है? लिखित भाषा। इसको याद करते चलना है। और एक होता है सांकेतिक भाषा। तो अभी हम बताएं कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है, एक साधन है, जिस माध्यम और साधन का प्रयोग करके हम लोग अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये भाषा मतलब अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है, जो मतलब साधन है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब हम अपनी भावना और विचारों को जो प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, उसको 3 तरह से प्रकट कर सकते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। मतलब इन 3 रूपों में ही हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। और प्रकट करने का जो रूप है, मतलब ये 3 रूपों में ही हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। प्रथम क्या है? फर्स्ट है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मतलब मौखिक मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब होता है कि बोलकर, जैसे हम आपको अपनी भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम मौखिक रूप में कर रहे हैं, अभी बोलकर आपको अपना भावना और विचारों को प्रकट कर रहे हैं। और इसी बात को जो मतलब हम बोल रहे हैं अगर उसको लिखते जाएं, जैसे हम यहाँ लिख भी रहे हैं तो ये लिखित भाषा हो गया। अगर हम किसी अपने भावनाओं और विचारों को लिख कर प्रकट करें, प्रस्तुत करें, तो वो लिखित भाषा होता है। और अगर बोल कर करे तो मौखिक भाषा कहलाता है। और अगर संकेतों में बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, या फिर ऐसे ट्रैफिक सिग्नल, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, बल्कि संकेत का प्रयोग कर कर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। तो वो ऐसे भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो भाषा क्या है आप लोग समझ गए। भाषा का जो अब मतलब विचार और भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। और ये कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। मतलब हम अपनी भावना और विचारों को मेनली 3 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। पहला है मौखिक, मतलब बोल कर सकते हैं। दूसरा है लिखित, मतलब लिख कर सकते हैं। और तीसरा है सांकेतिक, मतलब संकेतों द्वारा हम अपनी भावना और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? भाषा क्या है समझ में आ गया। दूसरा, भाषा के ये 3 रूप हैं, मतलब भाषा प्रकट करने का ये 3 माध्यम है। भावनाओं और विचारों को प्रकट करने का ये 3 माध्यम है। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसकी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे कल, इसको लिखवाएंगे, पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन इसको मेनली याद रखना है अभी तत्कालिक तौर पे, और नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो भाषा क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। भाषा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलकर, जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। और उसी को अगर लिखकर करते हैं तो लिखित भाषा कहलाता है। और अगर संकेतों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम अगर अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। इसको ध्यान में रखना है।
अब भाषा के अंतर्गत क्या है कि अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। एक शब्द आता है जिसको आप लोग बार बार सुनते होंगे, शायद आप लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट, लिपि। ध्यान देना है, ये लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या कहलाता है, इसको भी समझना जरूरी है। इस लिपि और स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग भाषा चैप्टर के अंतर्गत ही समझते हैं, और ये समझना जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप एग्जाम देते होंगे तो एग्जाम में आ जाता है ये लिखने के लिए कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो जब भाषा लिखने के लिए आएगा तो आप हिंदी इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन कभी कभी आता है किस स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, आपकी लिपि क्या है लिखने की, तो कभी कभी आप लोग लिखते होंगे रोमन लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये क्या है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो भाषा को अभी हम लोग समझे कि भाषा क्या है और लिपि क्या कहलाता है। लिपि उसे कहते हैं, इसके डिफिनीशन और परिभाषा में ये लिखा जाता है कि लिपि, लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, तो भाषा को लिखने का, भाषा को लिखने में जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। मतलब ये भाषा, जैसे हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको लिखने में एक स्क्रिप्ट काम आता है, एक संकेत काम आता है कि मतलब इसमें क कैसे लिखना है, उसमें हर्षिकार या दीर्घिकार है, या इंग्लिश में अल्फाबेट लिखते हैं तो ABCD कैसे लिखते हैं, तो उसका एक लिखावट का तरीका होता है। वो उसी संकेत के माध्यम से उस लैंग्वेज को लिखा जाता है, जिसको हम लोग लिपि के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट क्या होता है, लिपि। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है, भाषा को लिखने का, भाषा को जिस संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषा क्या है, अभी हम बताए कि भावना और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, और ये माध्यम 3 रूप में होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो अब ये भाषा मान लीजिए लिख कर हमको प्रकट करना है, तो वो लिख कर प्रकट करना है या बोल कर करना है, तो उसको बोलने में जिस संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है, लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लिपि कहते हैं, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो देखिए, जैसे इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है, तो उसका स्क्रिप्ट जो है रोमन लैंग्वेज कहलाता है। और हिंदी, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट और लिपि क्या है, उसका देवनागरी है। तो इसको याद रखना है, दो मेनली भाषा हम लोग जनरली बोलते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। तो हिंदी, देवनागरी। हिंदी एक भाषा है और उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। हिंदी क्या है, एक भाषा है और उसका स्क्रिप्ट, लिपि क्या है, देवनागरी है। और इंग्लिश, इंग्लिश भी एक भाषा है और मतलब लैंग्वेज है, और उसका जो मतलब लिपि और स्क्रिप्ट है वो क्या कहलाता है, उसकी लिपि रोमन कहलाती है। तो इसको याद रखना है। तो आपको समझ में आया क्या, भाषा क्या है, लिपि क्या है, ये 2 बातें क्लियर हो गया आप लोगों को। इसको याद रखना है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं, लिखित जिसको लिखकर, और संकेतों के माध्यम से जब प्रयोग कर व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं और विचारों को, तो वो क्या कहलाता है, वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। और लिपि का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। लिपि क्या है, स्क्रिप्ट है, भाषा को जिन संकेतों और चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो इसको याद रखना है। भाषा और स्क्रिप्ट दो अलग अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है और लिपि अलग चीज है, इसको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज होगा, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसको समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट में लिखा हो गया, मतलब वो लैंग्वेज को लिखने का सिस्टम क्या है, उस लैंग्वेज को लिखने में किन संकेतों का उपयोग हुआ है, किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वो स्क्रिप्ट कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये प्रथम चैप्टर है, पहला अध्याय है। किसी भी हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे आप या इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहां से शुरू होता है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं व्याकरण। क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्याकरण क्यों, व्याकरण क्या है और व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आखिर क्या जरूरत है कि हम लोग हिंदी के अंदर हिंदी ग्रामर पढ़े, या इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़े। हिंदी में हम लोग को बोलना है या पढ़ना है या बात करना है
तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। तो ये व्याकरण हिंदी के साथ क्यों पढ़ना जरूरी है? इंग्लिश या किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, उसके साथ उसका व्याकरण को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये व्याकरण है क्या, इसको समझना जरूरी है। तो ये व्याकरण क्या है, इसके डिफिनीशन में, परिभाषा में ये लिखा जाता है कि व्याकरण क्या है, कि व्याकरण एक शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। मतलब हम जो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसको शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। स्त्रीलिंग के साथ कैसा, मतलब रहा है, रही, रहा हूं लगाना है या रही हूं लगाना है, स्त्रीलिंग के साथ क्या प्रयोग करना है, पुल्लिंग के साथ क्या प्रयोग करना है, इंग्लिश में जो है ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा। तो ये सारा चीज कौन बताता है? व्याकरण बताता है। मतलब व्याकरण क्या है ना, कि जिस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उस लैंग्वेज को हम लोग शुद्ध शुद्ध लिख पाए, क्लियर बोल पाए, शुद्ध लिख पाए, बोल पाए, दूसरों के सामने उस भाषा में अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाए, इसके लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। अगर हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो गलत बोलेंगे। अगर हम लोग को ज्ञान नहीं हो पाएगा कि मतलब शुद्ध कैसे बोलना है, शुद्ध हो सकता है हम लोग सिस्टमेटिक रूप में और शुद्ध रूप में इंग्लिश नहीं बोल पाए, हिंदी नहीं बोल पाए, तो कैसे हिंदी बोलना है, कैसे लिखना है, इसका ज्ञान हमको कौन कराता है? व्याकरण कराता है। तो हर लैंग्वेज के साथ उसका एक व्याकरण जुड़ा होता है, ग्रामर जुड़ा होता है हर लैंग्वेज के साथ। हिंदी के साथ उसका अपना व्याकरण है, इंग्लिश के साथ उसका अपना ग्रामर है। इसी तरह हर लैंग्वेज, जो बड़ा लैंग्वेज है, जो मतलब जब बहुसंख्यक के रूप में बोला जाता है, उसका एक ग्रामर होता है। तो उस लैंग्वेज को अगर ठीक से आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसको बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस भाषा के साथ साथ उसका व्याकरण भी पढ़ें, मतलब उसका ग्रामर भी पढ़ें। तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप उस भाषा पे आपका पकड़ अच्छा बन पाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आप देखते होंगे कि क्लास, मतलब जूनियर क्लासेस से, अगर हम इंग्लिश स्कूल में हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, हिंदी के साथ हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो आज इसीलिए हम लोग चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के अंदर, व्याकरण के अंदर, हिंदी के साथ हिंदी व्याकरण पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वो भाषा है। तो इस भाषा क्या है, ठीक है, उसके बाद लिपि का कॉन्सेप्ट समझे कि स्क्रिप्ट क्या है, और फिर व्याकरण, व्याकरण क्या होता है। चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर किए। इस चैप्टर के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और वो है राष्ट्रीय भाषा। क्या है? राष्ट्रीय भाषा, जिसको इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज। ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है, और वो है राष्ट्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट। ठीक है? नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण के अंदर प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं और वो भाषा है, लैंग्वेज है। तो भाषा में राष्ट्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है, इसके डिफिनीशन में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि जिस देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, या उस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है, जो मैक्सिमम पीपुल है, जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। क्या हुआ? ऐसा कंट्री, जिस कंट्री में उसके जितने भी सरकारी कामकाज है, देख रेख है, मैनेजमेंट है, वो जिस भाषा में होता है, और उस कंट्री के मैक्सिमम पीपुल जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है? उस देश में उस भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा को मान्यता दिया जाता है। जैसे कंट्री, तरह तरह के कंट्री हैं, जैसे चाइना है, वहाँ चाइनीज भाषा को वहाँ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है? रशिया है, एक कंट्री है, वहाँ रशियन लैंग्वेज को जो है उस देश में मतलब नेशनल लैंग्वेज का मान्यता दिया गया है। इसी तरह प्रत्येक कंट्री का अपना एक नेशनल लैंग्वेज होता है, मतलब उस लैंग्वेज में ही उस देश के जितने भी सरकारी काम काज होता है वो होता है, और उस लैंग्वेज को ही उस देश में मैक्सिमम पीपुल जो है वो बोलते हैं। ठीक है? उसी भाषा में अपना बोलना, अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना, वो उसी भाषा में करते हैं। तो जब मैक्सिमम
एक व्यापक क्षेत्र में मैक्सिमम पीपुल द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिस भाषा के माध्यम से उस देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसका काम काज होता है, वो नेशनल लैंग्वेज उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है इंडिया का। ठीक है, तो ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी को बहुत लोग नेशनल लैंग्वेज बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंदी जो है एक राजकीय भाषा है, मातृभाषा है हमारी, वो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मतलब इस देश में हिंदी वो भाषा नहीं है जिसके माध्यम से जितने भी सरकारी काम काज होता है वो हिंदी के माध्यम से नहीं होता है, और ना ही इस देश में मैक्सिमम स्टेट है वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हिंदी को एक राजकीय भाषा बोला जाता है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। हाँ, ये जरूर है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जितने भी उस समय के राजनेता थे, हमारे सरकार में गवर्नमेंट में जो नेता उस समय उसमें शामिल हुए थे, वो चाहते थे कि चूंकि हिंदुस्तान है ये, तो यहाँ की एक राष्ट्रीय भाषा हो और वो हिंदी हो। इसलिए उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज हिंदी को मिले, लेकिन काफ़ी विद्रोह और होने की वजह से जो है आज तक हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज का तगमा नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए हिंदी लैंग्वेज जो है आज भी राजकीय भाषा और मातृय भाषा बनकर रह गई है। इसका कारण है कि चूंकि इंडिया है एक बड़ा कंट्री है, इस कंट्री में क्या है 28 स्टेट है, उस 28 स्टेट में भी जो है बहुत सारे भाग है। जैसे बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में हिंदी भाषा बोलते हैं हम लोग, लेकिन इस बिहार के अंदर भी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत छोटे लेवल पे जो है लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब इतनी भाषाएं हैं यहाँ पे जिसमें एक समाहित नहीं हो पाता है। कोई एक दो भाषा हो तो उसको मतलब सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से उसको आगे मतलब डेवलप करके उसको राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा ये बहुतायत में बोले जाते हैं। इंडिया के जो मध्य भाग के जो क्षेत्र हैं उसमें ही सिर्फ हिंदी बोला जाता है, कहीं बंगाली, कहीं महाराष्ट्र भाषा, मतलब तरह तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं। इस वजह से क्या है ना कि इंडिया के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मेनली 18 या 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, जिस भाषा में सारे काम काज होते हैं लोकल लैंग्वेज पे। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम जब आप देने जाते होंगे ना तो उसका दो, एक तो हिंदी में पेपर रहता है, दूसरा इंग्लिश में पेपर रहता है, और ये कहा जाता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार वो जो भाषा जो संविधान में जिसको शामिल कर लिया गया उस भाषा में से कुछ भाषाओं का आप प्रयोग करके उस पेपर को उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी एक राजकीय भाषा है और मातृभाषा है। ठीक है, और उसकी लिपि को हम बताए थे पिछले अभी तुरंत ही कि हिंदी जो है उसका स्क्रिप्ट लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, हिंदी क्या है, एक भाषा है और उसका स्क्रिप्ट देवनागरी है। तो भाषा क्या है, अभी हम बताए कि भाषा वो माध्यम है, वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, उस भाषा को जिस संकेतों के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है, मतलब उस लैंग्वेज को लिखने में जिस संकेतों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो हिंदी को लिखने में, बोलने में जिस शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो देवनागरी होती है, वो उसका स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एग्जाम में भी आप बैठते हैं तो वहां अगर आता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को देना चाहते हैं, तो जब लैंग्वेज आएगा तो आप हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन अगर आ जाए कि किस लिपि में देना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस लैंग्वेज का स्क्रिप्ट, जो जिस लैंग्वेज में आप उस पेपर को लिखना चाहते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि देवनागरी स्क्रिप्ट, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप रोमन स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं आज हम जो कुछ पढ़ाए हैं ताकि आप लोग को याद रहे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण चैप्टर, हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट शुरू किए हैं। हिंदी का एक भाग है हिंदी व्याकरण, जिसका प्रथम अध्याय हम लोग पढ़े लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा क्या है ये समझे हम लोग कि भाषा एक माध्यम है, साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। हम इसको नोट डाउन भी करवाएं, आप लोग को याद हो गया होगा कि भाषा को इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं।
कि भाव विचार का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। भाषा के अंदर हम लोग पढ़े कि भाषा को कितने रूप में बोला जा सकता है, मतलब भाषा के कितने टाइप्स हैं। तो हम लोग पढ़े कि 3 तरह के मेनली भाषा होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो जो भाषा को हम लोग लिख कर प्रयोग करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा होता है। जो बोल कर मतलब अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाता है। और संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अगर हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़े लिपि को, स्क्रिप्ट क्या होता है, और उसके बाद व्याकरण। चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो देखिए व्याकरण क्या है, हम बार बार बताएं आपको कि व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को हम लोग शुद्ध शुद्ध बोल पाए, लिख पाए, इसमें हम लोग महारत हासिल कर पाए, इस भाषा में हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से प्रकट कर पाए, तो हमको इसका ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हिंदी को सीखने के लिए हर सब्जेक्ट मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। इंग्लिश को अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके साथ उसका ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चूंकि आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हिंदी को हम लोग सीखें, हिंदी को पढ़ें, हिंदी को बेहतर बनाएं, उसके लिए हिंदी के साथ साथ उसका व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पहला अध्याय था वो भाषा था, लैंग्वेज था, जिसपे आज हम लोग जो है संक्षिप्त में आपको परिचय दिए। कल इस चैप्टर को हम लोग और अगर आप कहेंगे तो डिटेल में बताएंगे, और इसका एक पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा जो हम बताएं आपको। ठीक है, और ये चूंकि आज मतलब कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना था ताकि कल से जब नेक्स्ट चैप्टर हम वर्ण पढ़ाएंगे इस चैप्टर का, तो आपका बेसिक सारा चीज अगर मजबूत रहेगा, आपको जानकारी रहेगी, तो उसको पढ़ने में, समझने में काफी आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको रिवीजन करना है घर पे। एक बार अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। और आप लोगों से आखिरी में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है ताकि आप तक बेहतर कंटेंट पहुंच पाए, और इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे टीम के लोग। तो आप लोगों का जो लाइक है, सब्सक्राइब है, शेयर है, हम लोगों को प्रेरणा देता है, हम लोगों को ताकत प्रदान करता है, और एक मनोबल प्रदान करता है कि हम लोग और बेहतर तरीके से वीडियो को बनाएं। और अगर कुछ कमी भी आपको लग रही है तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।